हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए लेकर मैं आ चुका हूँ क्लास 10 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो पर डे लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको 3 खंड में बांटा गया है। बहुवैकल्पिक प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो पहला हमारा 1 से 10 रहेगा, बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेगा। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से फिर 10 रहेगा। और लघु यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 से 20 रहेगा, यानी कि 20 क्वेश्चन रहेगा दीर्घ उत्तरीय से, और 10 क्वेश्चन रहेगा अति लघु उत्तरीय से, और 10 क्वेश्चन रहेगा बहुवैकल्पिक प्रश्न से। तो टोटल क्वेश्चन हमारा है 40, ओके। और संसाधन एवं विकास से ये पूरा का पूरा जो वीवीआई क्वेश्चन है ये मैंने लिया है, ठीक है। और छांट के आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो को। तो वीडियो को एकदम लाइक कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से क्या कारण है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ना हम लोग भूमि निम्नीकरण निम्नीकरण का मतलब समझते हैं, ठीक है। भूमि निम्नीकरण क्या होता है? तो भूमि निम्नीकरण वो चीज़ होता है कि कोई भी फसल हो, ठीक है, कोई भी फसल हो, अगर उस फसल में जो पोषक तत्व होता है ना, जैसे वो जल है या फिर कोई भी आप पोषक तत्व की कमी होना ही आपका जो है सो भूमि निम्नीकरण होता है, ठीक है। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण होता है उसका निम्नलिखित में से क्या कारण है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या फिर अति पशुचारण, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर का अधिक सिंचाई। देखिए, इसमें आंसर भी दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग को ना इसको समझना है, आंसर तो कहीं भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आपको जैसे समझना बड़ी बात होता है, अगर आप समझ जाएंगे ना तो एग्जाम में है सो अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा, ठीक है। आपको आंसर तो किताब में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसको समझने के लिए ही तो टीचर की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो चलिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है, ठीक है। भारत में जो है सो सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है वो कौन सा मिट्टी का विस्तार है? तो पहला ऑप्शन है लेटेराइट मृदा, दूसरा है काली मृदा, और तीसरा है जलोढ़ मिट्टी, और चौथा जो है सो लाल और पीली मिट्टी। देखिए, जो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो विस्तृत है ना, जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है वो है जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। ये जो है सो पूरे भारत के जो उत्तरी भाग है ना, बिहार हो गया, यूपी हो गया, इधर पूरा फैला हुआ है, पूरा का पूरा जो है सो जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है इधर, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है सो हमारा पूछ रहा है हम लोगों से कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? प्रांत यानी कि कौन सा राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, ठीक है। तो प्रांत का मतलब आप लोग समझ गए, कौन सा राज्य में जो है सो सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो आप लोग बुक में पढ़े होंगे सीढ़ीदार की खेती किसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारा किया जाता है उत्तरांचल, ठीक है। पंजाब में नहीं किया जाता है, हरियाणा में नहीं किया जाता है, उत्तर प्रदेश के मैदान में किया जाता है, लेकिन उत्तरांचल में किया जाता है, ठीक है। ये ना सीढ़ीदार जो खेती है ना, वो मैदानी क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सो आपका सीढ़ीदारी खेती किया जाता है। उत्तरांचल आपका क्या है? इधर पहाड़ी इलाका है, तो इधर ही आपका जो है सो सीढ़ीदारी खेती किया जाता है, ठीक है। हर क्वेश्चन को ना सबसे पहले अच्छी तरह से समझेंगे हम लोग, ठीक। इसके बाद उसका आंसर देंगे, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग हो ना तो आप लोग कमेंट कमेंट कीजिएगा, ठीक। उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, ठीक। और जो एग्ज़ाम में भी आप लोग ऐसा ही कीजिएगा। कुछ बहुत सारे बच्चे क्या कि कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से एकदम अच्छा से जब पेपर मिल जाए तो अच्छे से सब क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। और नकल भी नहीं करना है, ठीक। नकल करने से आप अपना टाइम तो बर्बाद करोगे ही, दूसरों को भी बर्बाद कर दोगे, ठीक है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मिट्टी कौन सा राज्य में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, गुजरात या फिर राजस्थान, झारखंड? तो हमारा किस में पाया जाता है? गुजरात में। किस में पाया जाता है?
गुजरात, यानी कि ऑप्शन 2 गुजरात। ठीक। इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है? मानव निर्मित संसाधन जो मानव ने बनाया है उसे हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग क्या होता है? इंजीनियरिंग जो आदमी बनाता है, हम लोग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग से ही सब कुछ होता है ना। इंजीनियरिंग से ही पुल बनता है, बड़े बड़े पुल बनता है, हर मशीनें का आविष्कार होता है इंजीनियरिंग से। वन, ठीक है, वन क्या हो जाएगा? वन जो हो जाएगा हमारा मानव निर्मित संसाधन नहीं है। वन को जो है मानव ने वन को नहीं लगाया है। ठीक है। वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसलिए वो जो है सो आपका हो जाएगा क्या? वन। आंसर क्या हो जाएगा? वन। प्रौद्योगिकी भी नहीं होगा, मशीनें भी नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, वन। ठीक। इसके बाद हमारा 6ठा क्वेश्चन है, ये शब्द किसने कहा? कहे, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये जो बोला था वो आप लोग किताब में पढ़े होंगे। ये बोला था महात्मा गांधी जी ने। जॉर्ज वाशिंगटन नहीं बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं बोले थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं बोले थे, लेकिन जो हमारा जो महात्मा गांधी है ये बोला था। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, आपके दिख रहा होगा, लिखा है संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? नवीकरण संसाधन कहते हैं, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन, या फिर चक्रीय संसाधन। तो हो जाएगा वो संभाव्य संसाधन। ओके। फिर हमारा 8वां क्वेश्चन है, कौन से राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? कौन से राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? आपका केरल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश और हरियाणा। ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। आपका जो है सो केरल राज्य में जो है सो लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा ना कि कौन सा राज्य में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, ये सब आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में ना कन्फर्म ये सब सवाल पूछेगा कि कौन सा राज्य में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ठीक है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी स्टेट है भारत में उस सब में कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है उसको जो है सो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में ये सब आएगा। ठीक है। फिर हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल है ना। मैंने आप लोगों को बताया, भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ये जो है सो मानव ने नहीं बनाया भूमि को। ठीक है। भूमि आदि धरती पृथ्वी है ना, और मिट्टी है ना। अभी लिखा है भवन। भवन जो है सो आपका जो है सो प्राकृतिक संसाधन नहीं है भैया, क्योंकि जो है सो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जो अपने से बनाओ। ठीक है। और खनिज ये भी अपने से बना है, लेकिन आपका भवन नहीं होगा। भवन जो है सो आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये कौन सा संसाधन है? ये मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन है, लिखा है इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? चलिए भैया, आप लोग का क्वेश्चन आ गया 10वां में कि इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरण संसाधन है। नवीकरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझना है ना कि नवीकरण का मतलब क्या होता है। नवीकरण का मतलब ये होता है कि अगर आप जो भी संसाधन को एक बार यूज किए, अगर वो हम उसको फिर से यूज करेंगे। ठीक है। जैसे कोई भी संसाधन हम यूज किए उसका, अगर जैसे मान लीजिए कोयला। ठीक है। कोयला अगर हम यूज करते जाएं और अगर वो एक बार क्या होगा, ख़त्म हो गया, मान लेते हैं ये क्षेत्र में मिलता है, ये पूरा ख़त्म कर दिए, तो उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, फिर वो हमको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरण का उसका जस्ट अपोजिट, हम कोई भी संसाधन को हम जितना भी यूज कर दें वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं जल। ठीक है। जल को क्या हुआ, अगर एक बार ख़त्म कर दिए तो क्या वो फिर ख़त्म हो जाएगा? क्या नहीं ना होगा, फिर से वो बारिश में गिरेगा और फिर से मतलब हमारा धरती को मिलेगा। ठीक है। और हम लोग फिर उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें से बताया गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन में जो है सो नवीकरण संसाधन है। तो कोयला, खनिज, कोयला, ये खनिज तो होगा नहीं। ठीक है। कोयला, अभी मैंने बताया कि अगर कोयला को हम ज़्यादा यूज करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। फिर गैस, गैस भी क्या है? गैस भी अगर आप कोई भी चीज़ गैस है ना, अगर वो भी एक समय ख़त्म हो जा सकता है, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा ये ख़त्म नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक। फिर आगे हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 1 अंक वाले प्रश्न। ठीक है। ये बोला है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ? तो देखिए, जो इन भारत में ना सबसे जो ज़्यादा मिट्टी पाया जाता है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया था, वो जो पाया जाता है वो पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। इनका निर्माण ना इनका लिखा है, इनका निर्माण दियों द्वारा, नदियों, सॉरी, ये दियों यहाँ पर लिखा गया है, इसको नदियों लिखेगा। ठीक है। नदियों पढ़ेगा। लिखा लिखा है, इनका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है क्या? जलोढ़ मिट्टी ना भारत में बहुत ही पाया जाता है। ठीक है। मान लेते हैं आप लोग को समझने के लिए ये मेरा भारत है
और भारत का जो उत्तरी मैदान है ना, इसी को ना उत्तरी मैदान बोलते हैं, इसमें जो है सो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जैसे गंगा निकला तो उसका जो अवसाद लाता है ना, उसके साथ में जो जितने भी कचरा लाता है, गंगा नदी उधर से जो आता है नदी, उधर से जितने भी नदी से जो भी अवसाद आता है उसी से क्या बनता है हमारा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो हमारा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा आंसर। ठीक, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है? इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ है? ठीक है, तो किस में बोल रहा है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी, इसका कौन सा मिट्टी पाया जाता है? काली मिट्टी। और इसका निर्माण जो है सो ज्वालामुखी के मैग्मा तथा आग्नेय शेल के द्वारा हुआ है। ठीक है, जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में, और सौराष्ट्र और मालवा वही है। ठीक है, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है और इसका मुख्य निर्माण क्या है? तो इसमें काली मिट्टी पाया जाता है और इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ ज्वालामुखी के मैग्मा तथा आग्नेय शेलों से। ठीक है, फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मृदा निम्न निम्न निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारक लिखे हैं। ठीक है, मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से कारक होते हैं? तो पहला उच्चावच, जनक सेल, जलवायु, वनस्पति, संस्तर सेलें, ह्यूमस, समय, ये सब सारी चीज़ें हैं सो मृदा मिट्टी के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ठीक, फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन वो रहा है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं की किन्हीं दी सॉरी दो यहाँ होगा। ठीक है, तो दो के नाम लिखें। ठीक है, तो दो नहीं, यहाँ पर हम 6 लिख दिए हैं। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं के किन्हीं दो के नाम लिखें। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है भारत में, काली मिट्टी पाया जाता है भारत में। ठीक है, लाल व पीली मिट्टी पाया जाता है भारत में, लेटराइट मिट्टी पाया जाता है भारत में, मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है भारत में, और वन मृदा जो वन में मिलता है वो भी पाया जाता है भारत में। ठीक है, तो हमारा भारत ही बहुत ही खूबसूरत हमारा देश है, इसमें बहुत सारे मिट्टी पाया जाता है ना, मिट्टी का वहाँ पर विभिन्नता है हमारे देश में। ठीक है, फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन है, वन मृदा की दो विशेषताएं लिखें। जो जंगल की जो मिट्टी है उससे क्या क्या होता है, उसका दो विशेषता लिखना। पहला तो है, पहला हमारा जो है वो लिखा है, नदी घाटियों में, है ना, नदी घाटियों में में मृदा दोमट तथा सिलदार परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों द्वारा। ठीक है, और दूसरा जो है सो हिमालय के हिम क्षेत्रों में अधिक सिलिक तथा ह्यूमस रहित। ठीक है, जो है ना, जंगल का जो मिट्टी है बहुत ही यूजफुल होता है, अगर वो यूजफुल नहीं रहेगा तो फिर वो पेड़ पौधे कैसे लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा दो कारण था, वो जो विशेषता था सॉरी। फिर हमारा छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन में बोल रहा है, मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं बताइए। मरुस्थलीय मिट्टी की दो विशेषता बताना है। इसका रंग जो होता है, तो आंसर है पहला कि रंग लाल और भूरा होता है, रेतीली और लवणीय होता है, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा था मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं। ठीक, फिर हमारा सातवां क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था भैया, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, कब हुआ था? 1992 को। इसमें आपको सवाल इस तरह पूछ सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन जो है सो कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1992 को हुआ था। ठीक, फिर एजेंडा 21 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का VVI है। ठीक है, आप लोग का VVI होने वाला है। एजेंडा 21 क्या है? एक इसका आंसर होगा, एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, ठीक है, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। ठीक है, एजेंडा 21 एक बार और पढ़ लेते हैं कि एक कार्य सूची है। क्या है एजेंडा 21? जो एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है, एजेंडा 21। ठीक है, फिर हमारा 9वां क्वेश्चन है। फिर 9वां क्वेश्चन हमारा आ रहा है, ये जो 8वां क्वेश्चन था ना वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए अच्छा से, क्योंकि ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ये वाला एजेंडा 21 क्या है। ठीक, इसको VVI कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग को बेहतर अच्छा बाद में आप लोग पढ़ सकें। ठीक है, फिर अपना 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहां सोपानी यानी कि कृषि यानी कि सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, और उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है,
यहाँ पर 2 राज्य बोल रहा है, लेकिन यहाँ मैंने बहुत सारे राज्य लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज ना हो। ठीक, आप लोगों का हेल्प करना ही मेरा जो है सो मेन मकसद रहता है हर वीडियो में, ठीक है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर में भी आपका जो है सो सोपानी कृषि यानी कि सीढ़ीदार कृषि की जाती है हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में आपका जो है सो सीढ़ीदार कृषि की जाती है। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन है, ऐसी 2 मानवीय क्रियाएं लिखें जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक है, भूमि का निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि कोई भी फसल हो उसका जो पोषक तत्व अगर उसको ना मिले तो हम लोग क्या बोलेंगे, भूमि निम्नीकरण बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ऐसी 2 मानव क्रिया को बताना है आपको कि जिसके से सो भूमि को पोषक तत्व नहीं मिलता है यानी कि उसका निम्नीकरण होता है, ठीक है। अति तो लिखना अति पशुचारण, ठीक है। अति पशुचारण जैसे मान लेते हैं क्या करता है, अगर अभी देखिए कि जंगल जो है सो गवर्नमेंट की तरफ से भी लगाया जाता है, ठीक है। और जो प्राकृतिक होता है जो अपने से होता है वो भी लगा रहता है। अगर अब लोग का जो मानव है ना, वो क्या करता है कि जो जंगलों को काट लेता है, फिर वहाँ क्या करता है सरकार उसमें और जंगल लगाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अति पशुचारण कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो भी पेड़ पौधे लगाया है तो पशुचारण के चलते वो पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, भूमि निम्नीकरण हुआ कि नहीं हुआ एक तरह से, और वनोन्मूलन भी होता है, ठीक है, जिसके कारण जो है सो भूमि निम्नीकरण होता है। तो ये हमारा 2 कारण था जिसके कारण भूमि निम्नीकरण होता है मानव के लिए, ठीक है। फिर इसमें तीसरा और चौथा भी है, खनन भी हम बोल सकते हैं कि खनन भी हो सकता है, अत्यधिक भौमजल का निष्कासन भी, ठीक है। फिर हमारा जो लघु यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, यानी 3-5 अंक वाले प्रश्न है, लघु है ना, दीर्घ उत्तर प्रश्न, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बोल रहा है भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी किन्हीं 4 मानवीय क्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोगों को 4 मानव नहीं, हम 5 यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग के लिए मैं हूँ, ठीक है, और आप लोग के लिए मैं हूँ तो आप मेरे लिए आप लोग भी हैं, ठीक है। ठीक, भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी किन्हीं 4 मानवीय क्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने 5 कर लिया है। तो वन कटाई होता है तो भूमि निम्नीकरण होता है। अगर हम जंगल को काट देंगे तो क्या होगा, मिट्टी जो है सो बह के जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर पेड़ पौधा होगा तो उसका जड़ से जो सो मिट्टी को बांधा रखेगा उसको, है ना। खेती करने के गलत तरीके, अगर खेती करने के भी गलत तरीके हम करेंगे तो हमारा जो है सो भूमि निम्नीकरण होगा। खनन भी यानी खुदाई कर देंगे तो उससे भी हमारा निम्नीकरण होगा। अति पशुचारण करवा देंगे तो उससे भी हमारा जो है सो भूमि निम्नीकरण होगा। और अधिक सिंचाई भी हो जाएगा तो आपका मन भूमि निम्नीकरण होगा भैया, ठीक है। तो इतने सारे हैं, आप लोग इसको भी अच्छे से कर लीजिए। फिर हमारा अगला है खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, आप लोग क्या कीजिए इसको वीवीआई कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को बाद में दिक्कत नहीं हो। बाद में दिक्कत हो तो हमारा वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। खादर और बांगर आप लोग को ये एग्जाम बहुत ही आएगा, हर साल पूछा जाता है आप लोग के लिए, ठीक है। बोल रहा है कि बांगर जो और खादर में क्या अंतर स्पष्ट करें। बांगर जो होता है ना वो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होता है। क्या होता है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है बांगर, ठीक है, ये पुराना बांगर होता है। और खादर जो होता है सो नया जलोढ़ मिट्टी होता है। क्या होता है, नया जलोढ़ मिट्टी होता है। फिर हमारा बांगर में बोल रहा है दूसरा नंबर, कंकड़ तथा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है इसमें, किसमें, बांगर में, ठीक है। और खादर में पाया जाता है आपका अधिक बारीक व रेतीली होता है खादर, ठीक है। फिर हमारा तीसरा बांगर में आएंगे, तीसरा में आएंगे, तीसरा बोल रहा है बार बार नवीकरण नहीं होता, ठीक है, ये जो है सो बार बार नहीं आता है, ठीक है। फिर बार बार नवीकरण होता है किसमें, खादर में। नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। बोल रहा है कि जो बांगर मिट्टी है ये जो है सो नदी से दूर, यानी मान लेते हैं ये नदी है तो इसका दूर ऊंचे स्थान, मान लेते हैं कहीं ये हमारा पहाड़ी से थोड़ा है तो यहाँ पर ही आपका क्या मिलेगा, बांगर मिलेगा, ठीक है। और बोल रहा है चौथा में, नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। और ये खादर जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा कि जो नदी है उसका जो नदी में ही मिलेगा आपको ये खादर, ओके। तो बांगर और खादर आप लोग का बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। फिर एक बार समझ जाइएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ना इसमें क्या बोला है, बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करें। तो बांगर में क्या लिखना है कि ये प्राचीन, आप लोग ना अपने भाषा में लिखिएगा, ठीक है। आप लोग को सोशल साइंस में क्या करना है, अपने भाषा में लिखना है, क्योंकि आप लोग को अपने भाषा में लिखिएगा तभी आप लोग को एग्जामिनर आप लोग को अच्छे नंबर देगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग समझ गए। तो अब हम लोग तीसरा नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा में बोला है संकलन रेखाचित्र का ध्यान से अध्ययन अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है।
किताब में आप लोग का कुछ रेखाचित्र दिया गया हो उसको पढ़ के बोला इसका आंसर देने। पहला बोल रहा है किसी भू आकृति के अधीन भूमि का सबसे अधिक भाग आता है। तो क्या आता है? किसी भूमि आकृति के अधीन भूमि का सबसे अधिक भाग जो आता है वो आता है मैदान। ठीक है, आपका आंसर यहाँ दिया गया है मैदान। ठीक। दूसरा बोल रहा है पर्वतों का कोई एक लाभ बताइए। पर्वत का भी लाभ होता है ना। देखिए दुनिया में जितने भी चीजें हैं ना सबका लाभ और सबका हानि है। ठीक है, तो पर्वत का देखिए क्या लाभ है। पर्वत भारत की कुछ निरंतर बहने वाले नदियों को प्रवाह को सुरक्षित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे नदी है ना, जैसे मान लेते हैं हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत क्या है कि ये जो नदी गंगा निकलती है वहाँ से, बहुत सारे ऐसे नदियाँ हैं जो निकलती है। और गंगा में ना हमेशा पानी रहता है 12 महीने, है ना, कभी नहीं होता है, वो सूखता नहीं है बहुत। तो क्या होता है जब 12 महीने रहता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है उससे, मछली पकड़ने का, है ना, उससे सिंचाई करता है, तो बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, और नुकसान भी है। अब नुकसान कैसे है, मान लेते हैं कभी क्या होता है बाढ़ आता है तो लोगों को जान माल का भी क्षति होता है। ठीक है, तो हर चीज़ का मैंने अभी बताया कि हर चीज़ का फायदा भी है नुकसान भी है। ठीक है, और पठारी भाग, ठीक है, पर्वतों के अलावा बता दिए। अब सॉरी, ये तीसरा नंबर में बोल रहा है कि भारत के भूभाग में खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पठारी भाग में पाए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा भारत का निचला भाग है। ठीक है, और निचला भाग में जो है सो ये पठारी वाला भाग है ना, ये वाला भाग, इसमें जो है सो खनिज का भरपूर मात्रा भरा हुआ है भारत में। ठीक है, इसमें जो है सो आपका भारत में पठारी भाग में पूरा जो है सो पूरा खनिज भरा हुआ है। ठीक, तो ये हमारा एक अच्छी तरह से समझ हो गया, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है काली मृदा का विशेषताएं बताइए। देखिए इसमें काली मृदा का विशेषता पूछा है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है लेटराइट मिट्टी का भी विशेषता बताएं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का विशेषता बताएं। तो हर मिट्टी का सबसे पहले तो आप लोग कौन सा राज्य में कौन सा मिट्टी पाया जाता है वो कंप्लीट कीजिए। इसके बाद जो है सो उस मिट्टी का क्या विशेषता है उसका भी आप लोग को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सोशल साइंस में। ठीक, खासकर ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी ना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आप लोग को दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन आप लोग का सोशल साइंस होगा ना, 20 मार्च को है ना आप लोग का एग्जाम, तो 20 मार्च को आप लोग एकदम बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, आप लोग को सोशल साइंस में एकदम थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिर्फ उस चैनल में बने रहिए, है ना। आप लोगों के लिए बहुत ही सोशल साइंस में वीडियो लाते रहूँगा। ठीक, तो हमारा चौथा पूछ रहा है कि काली मिट्टी की विशेषता बताइए। काली मिट्टी का विशेषता बता देना है। काली मिट्टी जो होता है वो कपास के लिए उगाने के लिए आदर्श मृदा है। कपास की खेती के लिए की काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए। रेगर मृदा भी कहते हैं इसको, किसको? काली मिट्टी को। चिकनी मिट्टी से बनती है ना। फास्फोरस तत्व प्राय कम मिलते हैं इसमें, फास्फोरस थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, ये था हमारा काली मिट्टी की विशेषता। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि उन प्रमुख कारकों का वर्णन करो जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, बोल रहा उन प्रमुख कारकों का वर्णन करना आपको जो मिट्टी निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो पहला हमारा आंसर है मृदा निर्माण में धरातल, पृथक सेल, जलवायु, वनस्पति तथा समय और अन्य जीव प्रमुख कारक हैं। ठीक है, फिर दूसरा है तापमान में परिवर्तन, जल, पवन तथा हिम नदी का कार्य होते रहता है तब हमारा मिट्टी का निर्माण होता है। फिर हमारा तीसरा है रासायनिक और जैविक परिवर्तन, और चौथा है मृदा में जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। ठीक, मृदा में जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं, सही बात है। फिर हमारा छठा नंबर में बोल रहा है कि संसाधन नियोजन में प्रयुक्त प्रमुख प्रयुक्त उपायों का वर्णन करें। ठीक है, संसाधन नियोजन में जो प्रयुक्त उपायों का वर्णन करना है आपको। तो देखिए लिखा है देश में संसाधन की पहचान करना। ठीक है, और दूसरा है सर्वेक्षण मानचित्र बनाना। फिर संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान और मापना। एक नियोजन ढांचा तैयार करना। और पांचवा संसाधन विकास योजना का राष्ट्रीय विकास योजना से मिलान करना। ठीक है, संसाधन नियोजन का ही मतलब क्या होता है कि कोई भी देश में संसाधन का कितना है उसको पहचान करना है। ठीक है, उसकी मानचित्र बनाना और उसका कितना उसको सर्वेक्षण करना, देखभाल करना, है ना, और उसको बेच के लोगों के लिए आवश्यकता को पूर्ति करना, जो चीज़ उसका आवश्यकता है उसको यूज करना, है ना। तो ये सब क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन, है ना। तो बहुत सारी उपाय यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, फिर हमारे सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा गया है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में करें, प्रत्येक का मुख्य लक्षण बताइए। लिखा तो सर्वेक्षण 4 श्रेणियों में करें।
निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, है ना। संसाधन के 4 वर्गों में बताया गया, प्रत्येक का मुख्य लक्षण बताइए। ठीक, तो ये हमारा 7वां का आपका हो जाएगा सारा आंसर। ठीक है, फिर हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, तो 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन में बोल रहा है मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, 4 विधियां बताइए। मिट्टी का जो संरक्षण है वो उसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से, है ना, या फिर लोगों की तरफ से, है ना। तो लोगों की तरफ से तो कम ही, क्योंकि मिट्टी का संरक्षण, वन का संरक्षण जो है सो लोग जो है सो बहुत सारे कम ही कर रहे हैं। बहुत जगह है जो, बहुत ऐसा जगह जिसमें लोग, है ना, अपना जान दे दे रहे हैं लोग वन बचाने में, जंगल बचाने में। और बहुत सा ऐसा जगह है जिसमें जो है सो लोग जो क्या कर रहे हैं, जंगल को उजाड़ भी रहे हैं। ठीक है, फिर लिखा है तो क्या है, चलिए देखते हैं। समुच्च रेखाओं का अनुरूप जुताई करना, पहाड़ों पर सीढ़ी सीढ़ी बनाकर, पट्टीदार कृषि, आश्रय पेटी, ये सब सारी चीजें जो है सो आपका मृदा संरक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले मृदाओं के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में विवरण दीजिए। ठीक है, भारत में पाए जाने वाले मृदाओं का प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में विवरण दीजिए। तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी आप लोगों में पहले ही बता चुका हूँ, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय व वन मिट्टी, है ना, मरुस्थलीय मिट्टी। और इन सब सारों का विशेषता आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग अगर इसको विशेषता को अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं कीजिएगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले इस सबको विशेषता आप लोगों को कंप्लीट करना है। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता, काली मिट्टी की विशेषता, लाल और पीली मिट्टी की विशेषता, लेटेराइट मिट्टी की विशेषता, पर्वतीय व वन्य मिट्टी की विशेषता और मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषता। ये सब छठा का 6 आप लोगों को विशेषता कंप्लीट कर लीजिएगा, और निफिकिर आने के एकदम निडर होकर जाके एग्जाम में जाके लिख के आ जाइएगा। ठीक है, और हमके उस दिन आप लोग को बताना है कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया। ठीक, फिर हमारा 10वां क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं संसाधन नियोजन क्या है और इसका नियोजन का क्यों आवश्यकता होता है भाई। देखते हैं, इसमें लिखा गया है, पहला, देश में मौजूदा संसाधनों का पता लगाना। हमारे देश में कहाँ पर कौन सा संसाधन पाए गए हैं, या फिर कोई भी संसाधन को अगर नया खोज हुआ है तो उसको पता लगाना है। भंडार की मात्रा ज्ञात करना तथा उसका कुशल उपयोग करना एवं मानवीय आवश्यकता को पूरा करना ही संसाधन नियोजन है। ठीक है, और उस भंडार का जो भी संसाधन का पता लगाया है उसका ज्ञान जो उसका जो है सो जानकारी रखना और उनका कुशल उपयोग करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको जान गए कि इस जगह पे संसाधन है, उसको खुदाई करके लेके अपने आप सारा चीज़ फायदा कमा ले, ऐसा बात नहीं करना है। ठीक है, उनका कुशल उपयोग करके मानव की आवश्यकताओं को पूरा करके ही संसाधन, और उसका जो बेचना और उसका मानव के जो संसाधन है, मानव की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है, और नंबर में बोल रहा है, संसाधन सीमित है इसलिए इनका उपयोग उचित ढंग से किया जाए ताकि भविष्य के लिए बचाया जा सके। देखिए, संसाधन जितने भी है ना वो सीमित मात्रा में है, एक लिमिट मात्रा में है। ठीक है, अगर इसको हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे ना तो भविष्य के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर जो है सो हमारा भविष्य का जो जितने भी लोग होंगे, जितने भी पीढ़ी होगा, वो भविष्य में अगर कोयला कैसा होगा वो भी नहीं जानता होगा, सिर्फ नाम जानता कि हाँ कोयला हुआ होगा पृथ्वी पे। ठीक है, क्योंकि कोयला अगर अभी ख़त्म कर देते हैं, पेट्रोल अगर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो ये बाद में हम लोग को मिलेगा ही नहीं। और जब आगे आने वाली भविष्य में जो पीढ़ी आएंगे उसको सिर्फ नाम ही पता रहेगा कि कोयला का, हाँ ये कोयला था, पेट्रोल भी मिलता था कभी, है ना। ये सब तुरंत नहीं ना बनता है, ये सब के लिए बहुत ही टाइम लगता है। ठीक है, फिर हमारा बॉम्ब बोल रहा है कि वितरण असमान है इसलिए देश के समान विकास करने के लिए सभी संसाधनों का नियोजन अत्यंत आवश्यक है। वितरण असमान है, ठीक है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, है ना, इसलिए देश का समान विकास करने के लिए सभी संसाधनों का नियोजन करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक, 10वां क्वेश्चन कंप्लीट। फिर हमारा 11वां क्वेश्चन को चलते हैं। बोला गया, संसाधनों के अति उपभोग से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है। संसाधन का जो हम लोग अति यूज उपयोग करते हैं ना उसका कौन सा समस्या उत्पन्न हो जाता है, संसाधन अधिक यूज करने से संसाधनों का ह्रास होता है, संसाधनों में कमी आ जाता है अगर हम ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो। ठीक है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में, एक संसाधन संपन्न दूसरा संसाधनहीन वर्ग। संसाधन जो है ना समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में है। ठीक है, एक जो है सो संसाधन से संपन्न है तो दूसरा क्या है, हीन वर्ग है। ठीक है, संसाधन से कोई संपन्न है तो हीन वर्ग है, कोई संसाधन से भरपूरा है एकदम, ठीक है,
उसको संसाधन की कमी ही नहीं है, लेकिन कोई ऐसा भी लोग है जो पूरा संसाधनहीन, मतलब उसको संसाधन कुछ भी नहीं है उसके पास। ठीक है। फिर हमारा तीसरा है कि लिखा है वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, भूमि निम्नीकरण का होना, ये सब सारी चीज़ें होने लगता है जब आप ज़्यादा संसाधन का उपयोग करने लगते हैं तो। ठीक है। फिर हमारा 12 नंबर, फिर देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया है खादर और बांगर वाला, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, आप लोग इसको वीवीआई कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ स्क्रीनशॉट से नहीं होगा, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेके और पढ़ना भी है उसको। ठीक, बांगर और खादर, तो चलिए एक बार और भी पढ़ लेते हैं, आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। खादर और बांगर में क्या अंतर है। खादर, खादर क्या होता है, नवीन जलोढ़, नया जलोढ़। बांगर क्या होता है, प्राचीन जलोढ़ यानी कि पुरानी जलोढ़। ठीक है, उसमें जो पहले बांगर पूछा था फिर खादर पूछा था, इसी तरह क्वेश्चन उलट पुलट के देगा। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। अधिक बारीक व रेतीली होता है, ये कंकड़ तथा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर ये बार बार नवीकरण होता है, कौन, खादर। और बार बार नवीकरण नहीं होता है, कौन, सॉरी ये खादर, ये बांगर। ठीक है, फिर नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़। ठीक है, और नदी से दूरी ऊंचे स्थान पर ये होता है, कौन, बांगर। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा 13वां क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जून 1992 में रियो डी जेनरो यानी कि ब्राजील में आयोजित हुआ था। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था आप लोगों की रियो डी जेनरो सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो देखिए आप लोगों को कहाँ होता है, क्या कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में। कब हुआ था, 1992 में। रियो डी जेनरो सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में। ठीक है, फिर हमारा है 100 से अधिक देशों से राष्ट्रीय देशों ने भाग लिया था। इसमें जो सम्मेलन हुआ था वो 100 से भी अधिक लोग इसमें भाग लिए थे, देशों से, जो 100 से भी अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, 100 से अधिक लोगों ने नहीं। ठीक, फिर हमारा तीसरा है कि विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आयोजित किया गया था। कौन सी, 1992 का ये जो प्रोग्राम था या फिर जो भी सम्मेलन था, इसमें जो विश्व स्तर पर जो पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना है उसके बारे में ही ये जो है सो वर्ल्ड सम्मेलन 1992 में हुआ था। ठीक है, चौथा है नेताओं द्वारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था और भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति मिली थी। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हुआ था कब, 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था तो। ठीक, फिर हमारा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि पृथ्वी मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, विभिन्न उपायों को लिखिए। मिट्टी का जो अपरदन होता है यानी कि खत्म होता है, खपत होता है ना, तो उसका जो है सो कैसे हम लोग उसको रोक सकते हैं, उसके लिए आपको बताना है। ठीक, तो पहला हमारा है नदियों पर बांध बनाकर उनके बहाव को कम करना। ठीक है, अब नदी में जब हम बांध बना देंगे तो जब मान लेते हैं ये नदी उधर से आया है, ठीक, और यहाँ हम लोग बांध बना दिए, तो जो भी मिट्टी बह के आएगा इसमें तो यहीं जमा रहेगा ना, इधर नहीं ना बहेगा। तो ये मिट्टी यहाँ पर क्या होगा, एकत्रित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो ये सही बात है। फिर हमारा दूसरा है अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर हम मिट्टी को बचा सकते हैं, मृदा अपरदन को बचा सकते हैं। जब अधिक से अधिक वन लगाएंगे तो क्या होगा, उसका जड़ से जो सारे मिट्टी को क्या वो एकदम पकड़ के रखेगा, उसको भरने नहीं देगा, है ना। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति लगाकर, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है उसमें कांटेदार वनस्पति लगाकर, जब आप राजस्थान की तरफ जाइएगा ना, रेगिस्तान वगैरह में, तो उधर आपको जंगल नहीं मिलेगा, उधर आपको कंटीला झाड़ी मिलेगा। ठीक है, तो ये सब सारे होता है। फिर हमारा चौथा नंबर बोल रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर। अब पहाड़ी क्षेत्रों में आपको सीढ़ीनुमा खेत बनाना है। ठीक है, ऐसा करके आप जो है सो मिट्टी अपरदन को रोक सकते हो। फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों को किनारों पर पेड़ लगाकर, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है उसके किनारे पर पेड़ लगाकर जो है सो आप मृदा अपरदन को रोक सकते हो। ठीक है, इसको आप जैसे अपने तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अपने तरीके से जैसे सजा सजा के लिखोगे वैसे ही आपको सोशल साइंस में नंबर दिया जाएगा। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सोशल साइंस, खासकर ज्योग्राफी। ठीक है, फिर बोल रहा है 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, कुल क्षेत्र वो का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी। भारत में फिर दूसरा है भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है।
गन्ना वर्ष में एक फसल के आधार पर होता है। ठीक, फिर हमारा 16वां क्वेश्चन है, सॉरी, कुल बोया गया क्षेत्र फिर लिखा है, वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि की एक से अधिक फसलें बोना। कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक है ना, सॉरी, फिर लिखा है गन्ना वर्ष में एक से अधिक फसलों के लिए बोए जाने के आधार पर। ठीक, फिर हमारा 16वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो क्या क्या प्रयास किए गए हैं। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के लिए पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई थी। और 1974 में जो सोमेश्वर ने पुस्तक स्माइल इज़ ब्यूटीफुल में, है ना, स्माइल इज़ ब्यूटीफुल में गांधी के दर्शन की पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो है सो ये सब सारे चीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संसाधन को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, ये सब सारे कदम उठाए गए थे। ठीक, फिर हमारा 17वां क्वेश्चन है कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि संसाधन नियोजन संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। और संसाधन सीमित तथा उनका वितरण समान असमान है। विवेकपूर्ण उपयोग के नियोजन अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण, संसाधन नियोजन की आवश्यकता। ठीक है, तो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और विकरणीय नवीकरणीय है। ठीक है, अनवीकरणीय है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय है। फिर हमारा 18वां क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो स्वामित्व के आधार पर हम लोग पढ़े थे पहला क्या, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जो एक व्यक्ति का होता है ना, जैसे बाग, चारगाह, तालाब, कुआं। ठीक है, और सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जो क्या होता है, किसी एक समाज का होता है। ठीक है, तो समुदाय के सभी लोग उसका हक जमाते हैं। जैसे क्या होगा, गांव के पशुचारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब। नगरीय क्षेत्र में पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, ये सब क्या होता है, समाज का होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय संसाधन जो एक देश का होता है। ठीक, राष्ट्रीय संसाधन मतलब एक देश का होता है। तकनीकी रूप से सभी संसाधन राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय सरकार को अधिकार के वह राष्ट्र हित में व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है। खनिज, फिर तीसरा है खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन तथा वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के भीतर संपूर्ण भूमि। दूसरा नंबर समुद्री जल तथा तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी राष्ट्रीय हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब एक देश के अंदर होता है। ठीक, और व्यक्तिगत मतलब एक एक व्यक्ति का संसाधन है। ठीक है, और सामाजिक मतलब जो समाज का संसाधन, पूरे समाज का संसाधन है। और एक राष्ट्रीय जो पूरे देश का संसाधन है। और अंतर्राष्ट्रीय जो पूरी मतलब हर सभी देश उसका संसाधन होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियमित बनाना। तट रेखा से 200 किलोमीटर से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। ठीक है, तट रेखा से 200 किलोमीटर से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर कोई भी देश का कब्जा नहीं है। कोई भी देश उसमें हक नहीं जमा सकता है कि मैं ये मेरा जगह है। ठीक है, ये सागर मेरा है, वहाँ सभी देश का है वहाँ पर ही। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के बिना कोई उपयोग नहीं होगा वहाँ पर ही। ठीक है, अब सभी देश जब कोई मान लेते हैं कि अगर वो महासागर में जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पूरा जो है सो पूरी दुनिया का संसाधन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। और इसमें मान लेते हैं कि हम इसमें यहाँ पर कुछ जांच करना चाहते हैं, तो ये जब तक हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय देशों से यानी कि सभी देशों से सहमति नहीं ले लेंगे, जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगा तब तक आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। ठीक है, 19वां क्वेश्चन हमारा है, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, स्पष्ट करो। तो मिट्टी के निर्माण जो है सो सेल, मृदा के लिए उचित सामग्री मिलाना। जलवायु, लंबी अवधि में सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों तथा कणों में बदलना। पेड़ पौधे सेलों में घुसकर उन्हें तोड़ तोड़ कर फोड़ देती है। अति पशुचारण, पशुओं द्वारा निरंतरण या पशुचारण होगा, या फिर चारण, कोई भी सही है ये भी। अतिचारण, पशुओं द्वारा निरंतर चराई से सेलों में परिवर्तन संभव। ठीक है, वर्षा यानी वर्षा का जल सेलों के छिद्रों में घुसकर तोड़कर का कार्य करता है। लंबे समय तक इन कारकों के क्रियाशील रहने से सेलों में टूटने की क्रिया चलती रहती है कि धीरे धीरे मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, फिर हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन करो तथा उनका वितरण भारत के मानचित्र में दर्शाइए। जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताना है। ये संपूर्ण उत्तरी मैदान में फैलाव होता है। किसका, जलोढ़ मिट्टी का। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विकसित होता है। इसमें रेत, सील तथा मुक्तिका के विभिन्न अनुपात होते हैं। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए ये बहुत ही उपयुक्त होता है। क्या चीज़, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, फिर हमारा काली मिट्टी है। काली मिट्टी रंग काला तथा दूसरा नाम इसका रेगर मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। ठीक है, कपास तथा मूंगफली की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है।
ठीक है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा तथा मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। क्या चीज़? काली मिट्टी। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और जो चूने जैसे तत्वों से परिपूर्ण होता है काली मिट्टी। ओके। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लाल और पीली पोली हो गया, पीली होगा, क्या होगा? पीली मिट्टी। लोहे आयरन के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पर पीला भी होता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी। ठीक है। फिर लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। और भारी वर्षा से अत्यधिक निरीक्षण का निक्षालन का परिणाम, हायोमस की मात्रा कम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी में क्षेत्र में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। ठीक है। फिर बोला है काजू की फसल के लिए उपयुक्त होता है लेटराइट मिट्टी। फिर हमारा पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी वो चीज़ होता है, रंग लाल भूरा, ठीक है, और रेतीली इसका जो है फिर रेतीली तथा लवणीय होता है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर होता है। हायूमस और नमी का मात्रा कम, उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक, क्या चीज़? मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है। और वन मिट्टी क्या होता है? वन मिट्टी होता है पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। पर अब जब वन मिट्टी है तो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाएगा ना। फिर गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव, नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिलदार, हिमाच्छिद हिमाच्छादित क्षेत्रों में विस्तृत का अधिक प्रदन मृदा प्रदन सॉरी मृदा वन मृदा। ठीक है। लिखा है इन मृदाओं का वितरण भारत के रेखाचित्र में दर्शाया गया है, इसका अवलोकन आप अभ्यास कर सकते हो। ठीक है। इनका जो है सो आपको भारत का मैपिंग में भी दर्शाना है। ठीक है। तो आप दर्शा ले लीजिएगा अपने से, और इसका जो है सो आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। हर मिट्टी का विशेषता आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। पहले तो आप लोग जो है सो इंडिया में कौन कौन सा स्टेट में जो है सो कौन सा मिट्टी पाया जाता है वो आपको कंप्लीट करना है, और उसका विशेषता क्या है वो आप लेके कंप्लीट करना है। तो ये मैंने आप लोग को करवा दिया वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आप लोग को एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है। इसी तरह मैं हर चैप्टर का लाऊंगा। ठीक है। ज्योग्राफी का ये मैंने संसाधन विकास का लाया, और भी चैप्टर का जो बचा है ज्योग्राफी भूगोल में, उसका भी मैं आप लोग को जैसे वीडियो में लाऊंगा। ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा बना होगा। ठीक है। समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो जब भी लाऊं तब तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोग को अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।